जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है, कोई ना कोई अवतार लेता है। नंदवंश का जब अत्याचार बढ़ा, नंदवंश के अंतिम शासक जब घनानंद का अत्याचार लोगों के ऊपर में बढ़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक नए शासक ने जन्म लिया और नंदवंश को मगध की सत्ता से उखाड़ फेंका और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम हुआ मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की जनता को नंदवंश के जो अत्याचारी शासक हैं घनानंद, उसके अत्याचारों से निजात दिलाई। पश्चिमी भारत पे जो यवनों का एक अत्याचार हो रहा था भारतीयों पे, उससे जो भारतीयों को निजात दिलाई, भारतीयों को मुक्ति दिलाई। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। तो आज बात करेंगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में कि कैसे नंदवंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को मगध की गद्दी से उखाड़ फेंका। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट बात किए कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो ये भी सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर मौर्य वंश की जानकारी हमें कैसे मिलती है ना। मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की जानकारी के कई स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ अभिलेख हैं जिसके माध्यम से हमें मौर्यों के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आज जो है मौर्य वंश एक परिचय है, मौर्य वंश का हम लोग का एक परिचय होगा और फिर इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लोग नए नए सीरीज में, नए नए वीडियो में मौर्य वंश को समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं मौर्य वंश का जानकारी के स्रोत की, तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक है साहित्यिक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है अभिलेख, या यूं कहें पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों में ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य, इनको चाणक्य या फिर इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो अन्य कई नामों से भी कौटिल्य जाने जाते हैं, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। तो इस पुस्तक से, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य के जो राजनीतिक जो जीवन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये एक प्रमुख पुस्तक है। और इस पुस्तक की जो तुलना है वह अरस्तु के एक पुस्तक पॉलिटिक्स से की जाती है। एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति पर लिखी गई है। मौर्य वंश की जो राजनीति है उस पर लिखी गई है कि कैसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने
कौटिल्य की सहायता से मगध की गद्दी पर अधिकार किया। कौटिल्य जो है वे तक्षशिला महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे। और जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, उस आक्रमण करने से पहले जब सिकंदर जो है पर्सिया में ही था, तो चाणक्य मगध आए थे और मगध के जो सम्राट है घनानंद से इन्होंने मुलाकात की थी और घनानंद को आगाह किया था कि सिकंदर जो है विश्व विजय की यात्रा पर निकला हुआ है और वो कभी भी भारत पे हमला कर सकता है। इसलिए घनानंद को चाहिए कि घनानंद एक अखंड भारत का निर्माण करे, आसपास के जितने भी राज्य हैं उसको जीत करके या मिला करके एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करे, जिससे कि सिकंदर के आक्रमण को रोका जा सके। लेकिन घनानंद ने क्या किया, घनानंद ने जो है उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि जैसा हम लोग नंद वंश में पढ़ चुके हैं कि घनानंद एक अत्याचारी और विलासी राजा था। हमेशा वो उसका जो जीवन है वो विलासिता में ही बीतता था। तो उसने जो है मतलब चाणक्य की बात नहीं मानी और इनको जो है इनको बेइज्जत करके जो है अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, इनके शिखा पकड़ के बाहर निकाल दिया था। और कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा को, जो उनका शिखा खुल गया था, तो इसके बाद में उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वे नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देंगे वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और इसके बाद में वे खोज में लग गए और वहीं पाटलिपुत्र में उनको एक लड़का मिला, एक छोटा सा बालक मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो उसको लेकर के वे चले गए तक्षशिला। वहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी और एक शासक के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और अंत में जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश का सर्वनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक की जो तुलना है वो अरस्तु के पॉलिटिक्स और प्रिंस मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ये दो पुस्तक हैं, पॉलिटिक्स ये पुस्तक है अरस्तु की और प्रिंस ये पुस्तक है मैकियावेली की। तो ये दोनों से जो है अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। तो इस पुस्तक से भी जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो अगली पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसके एक नाटक है और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है इस नाटक से भी एक नाटक है और इस नाटक से भी मौर्य वंश और नंद वंश, इस पुस्तक से मौर्यों का उत्थान और नंदों के पतन की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा जो राक्षस है ये पहला संस्कृत में लिखा गया जासूसी नाटक है। और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश के उत्थान और नंद वंश के पतन की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला था अर्थशास्त्र और दूसरा है मुद्रा राक्षस जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। इसके बाद और भी कई पुस्तकें हैं जिससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश आया था
सुंग वंश, उसके जो संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, उसके दरबार में रहते थे। तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था महाभाष्य, और महाभाष्य से भी जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और भी हैं, जैसे कि एक पुस्तक है जिसके लेखक है सोमदेव। तो सोमदेव की कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, एक पुस्तक है कथा सरित सागर जिसके रचनाकार है सोमदेव। इसके अलावा एक और लेखक है क्षेमेंद्र, और इनकी रचना है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। और इस पुस्तक से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो पतंजलि का महाभाष्य, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, ये पुस्तक और उसके जो लेखक हैं ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी तो मिलती है, इसके साथ साथ जो है इन पुस्तकों के लेखक का भी नाम जो है एज ए स्ट्रैटेजी के तौर पे पूछा जाता है कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर के लेखक कौन है सोमदेव, और महाभाष्य के लेखक कौन है पतंजलि। तो इन पुस्तकों से जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं पुराण में, तो पुराण में विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसको याद रखेंगे, जो विष्णु पुराण है उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ बौद्ध ग्रंथ भी हैं। बौद्ध ग्रंथों में अगर बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की, कुछ बौद्ध ग्रंथ है जिससे कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें एक है दीपवंश, दूसरा है महावंश, उसके बाद में है दिव्यवदान, उसके बाद में है अशोकावदान, और एक बौद्ध लेखक है तारानाथ, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बौद्धों का इतिहास। इसके लेखक हैं तारानाथ। तो इन पुस्तकों से भी जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, अशोकावदान और बौद्धों का इतिहास, जिसके लेखक हैं तारानाथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ जैन ग्रंथ भी हैं जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथों में सबसे पहला है परिशिष्ट वर्मन, ये पुस्तक है। इसके अलावा कल्पसूत्र एक पुस्तक है जिसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसके बाद में एक पुस्तक है स्थविरावलीचरित। इसके लेखक है हेमचंद्र स्थविरावलीचरित। तो इसकी जो रचना है हेमचंद्र ने की थी। तो ये सभी जैन पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ विदेशी ग्रंथ भी हैं। विदेशी ग्रंथों में सबसे प्रमुख है आपके इंडिका। इंडिका जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था, और इसने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सा वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। वैसे तो ये मूल रूप में ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कई प्रतियां उपलब्ध हैं जिसके द्वारा हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक प्रमुख पुस्तक है इंडिका, जिसके रचनाकार जो है वो मेगास्थनीज है। इसके बाद में एक और यात्री आए थे, डायोनिसस। ये जो यात्री हैं ये आए थे, ये एक राजदूत थे, और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो इनके द्वारा इनके जो वर्णन है, डायोनिसस के वर्णन से भी जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उन्होंने इंडिका की रचना की थी। दूसरे हैं आपके डायोनिसस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, इनके समय में दरबार में आए थे, और इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गए जितने भी हैं साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं। अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में बात करेंगे तो एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूनागढ़ गुजरात में है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ जो अभिलेख है, इसको बनवाए थे रुद्रदामन, शक राजा रुद्रदामन। इन्होंने इस अभिलेख को लिखवाया था, और इस अभिलेख में एक झील का वर्णन है जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का वर्णन है इस अभिलेख में, और उसमें यह वर्णन है कि सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्पगुप्त वैश्य ने की थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, और उसमें ऐसा लिखा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्पगुप्त वैश्य ने की थी। इससे ये जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश का जो शासन है वो सौराष्ट्र तक विकसित था, यहाँ तक फैला हुआ था, और सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में इसी झील का जो है पुनरुद्धार जो है इसका, वो आपके रुद्रदामन ने करवाया था। मतलब ये झील काफी टूट फूट गया था, तो इसके फिर से जो मरम्मत है वो रुद्रदामन ने करवाई थी। तो सुदर्शन झील की अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण करवाया था आपका पुष्पगुप्त वैश्य ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। लेकिन इसका जो बाद में टूट फूट गया था, तो इसकी मरम्मत कराई थी शक राजा और रुद्रदामन ने। ठीक है, तो इस अभिलेख से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में सबसे पहली बार जो है चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके साथ ही जूनागढ़ अभिलेख में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। तो ये सारे जो एविडेंस है, सारे जो स्रोत हैं जहां से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा
अशोक के समय में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे जिससे कि हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और अभिलेख के समय में अशोक के समय में जितने भी अभिलेख लिखे गए थे उसको जो है हम लोग जब हम लोग अशोक पढ़ेंगे तो उस समय उसकी चर्चा अशोक के उसी टॉपिक में कर लेंगे ना। तो अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके साहित्यिक स्रोत हैं या अभिलेखीय स्रोत हैं, इन सब से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और ये हम लोग का जो आज का वीडियो था ये था आपका मौर्य वंश एक परिचय, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश कैसे मतलब कि गद्दी को प्राप्त किया। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और इसके आने वाले शासक के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।